हेलो एंड वेलकम टू द लेट नाइट शो फ्रेंड्स। आज हम लेके आए हैं बर्ड बॉक्स मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन। बर्ड बॉक्स मूवी 2018 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन हॉरर ड्रामा मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10। इस मूवी के अंदर में एक डिमोनिक क्रीचर दिखाया जाता है जो शैडो की फॉर्म में होता है और जब भी कोई इंसान उसकी तरफ अपनी खुली आंखों से देखने की कोशिश करता है ये डीमन उसको सबसे बड़े दुख और डर को दिखाता है, जिसकी वजह से वो इंसान हिप्नोटाइज होकर के खुद ही आत्महत्या कर लेता है। इस डीमन की वजह से पूरी दुनिया में एक एपोकलिप्स आ जाता है, इससे करोड़ों लोग मारे जाते हैं और जो भी लोग बचे होते हैं वो अपनी आंखों में पट्टियां बांध लेते हैं और अपने आप को घरों में बंद कर लेते हैं। ये स्टोरी है एक मैलोरी नाम की औरत की जो अपने बच्चों को एक सुरक्षित जगह पे ले जाना चाहती है और अपने बच्चों को एक नया और सुरक्षित जीवन देने के लिए वो एक खतरनाक सफर पर निकल पड़ती है जिसमें उसे 2 दिन लगने वाले हैं और उसको ये पूरा रास्ता अपना एक नदी के ऊपर तय करना है जो जंगल के बीचों बीच होकर के गुजरती है और इनको अपना ये पूरा रास्ता आंखों में पट्टियां बांध करके तय करना है ताकि ये डिमोनिक क्रीचर इन पे हमला ना कर सके। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। मूवी के स्टार्टिंग में हम मैलोरी नाम की एक औरत को देखते हैं जिसके 2 बच्चे होते हैं, लड़का जिसका नाम बॉय होता है और लड़की जिसका नाम गर्ल होता है। मैलोरी अपने बच्चों को ये बता रही होती है कि उनके लिए ये जगह और सुरक्षित नहीं है और उन लोगों को एक दूसरी सुरक्षित जगह पे जाना है और जहाँ पे पहुंचने के लिए उनको 2 दिन की नदी पे जर्नी तय करनी है। और यहाँ पे मैलोरी बच्चों को बहुत ही हार्ड इंस्ट्रक्शंस देती है कि कोई भी रास्ते में बात नहीं करेगा और कोई भी अपनी आंखों की पट्टियां नहीं हटाएगा। फिर मैलोरी एक बैग के अंदर में कुछ गर्म कपड़े और खाना रख लेती है और एक ब्लैक बॉक्स के अंदर में अपनी पालतू बर्ड्स को रख लेती है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये बर्ड्स एक वार्निंग साइन की तरह काम करते हैं और मैलोरी इनको हमेशा अपने साथ में रखती है क्योंकि जब भी ये डिमोनिक क्रीचर मैलोरी या इसके बच्चों के पास में होता है ये बर्ड्स एक तेज नॉइज क्रिएट करते हैं जिससे इनको बचने का मौका मिल जाता है। मैलोरी बच्चों को लेकर के बाहर निकलती है और बाहर बंधी हुई एक रस्सी को पकड़ती है जो उनको नदी किनारे लेकर के जाती है और यहाँ से इनकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। अब ये स्टोरी 5 साल पीछे चली जाती है। यहाँ मैं आपको बता दूं इस मूवी के अंदर में 2 टाइमलाइन की स्टोरीज को दिखाया गया है जिनके बीच में 5 साल का गैप होता है जो लास्ट में जाके मर्ज हो जाती हैं। अब हम लोग 5 साल पहले की मैलोरी को देखते हैं जिसका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ होता है और वो अपने इस रिलेशनशिप से प्रेग्नेंट होती है। मैलोरी इस ब्रेकअप से बहुत ज्यादा अपसेट होती है जिसकी वजह से वो अपने सारे फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स से कांटेक्ट तोड़ देती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मैलोरी एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट भी है और उसने अपने घर को एक आर्ट गैलरी में कन्वर्ट कर दिया होता है जिसमें ढेर सारी खूबसूरत पेंटिंग्स होती हैं। मैलोरी एक पेंटिंग ही बना रही होती है तभी उसकी सिस्टर जेसिका वहां आ जाती है और जेसिका मैलोरी को बताती है कि उसको अपने घर का राशन भर लेना चाहिए क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा अफरा तफरी है जिसकी वजह से दुकानें बंद हो रही हैं। यहाँ पे मैलोरी एक न्यूज चैनल ऑन करती है जिसपे उसे पता लगता है रशिया के अलग अलग जगहों पे लोग मास सुसाइड कर रहे होते हैं और जिसका कोई भी कारण क्लियर नहीं होता है। लेकिन मैलोरी इस न्यूज को सिर्फ ये सोच करके टाल देती है कि ये अदर कंट्रीज में हो रहा है और शायद ये इसके आसपास नहीं आएगा। फिर जेसिका मैलोरी को समझाती है कि उसको बाहर निकलकर अपने फैमिली और फ्रेंड से मिलना चाहिए ताकि वो अपना ये अकेलापन दूर कर सके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जेसिका और मैलोरी साथ में हॉस्पिटल जाती हैं जहाँ पे वो रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर लैपहैम से मिलती हैं। यहाँ पे डॉक्टर लैपहैम मैलोरी का अल्ट्रासाउंड करती हैं और मैलोरी को कुछ बच्चे की इमेजेस भी दिखाती हैं। यहाँ डॉक्टर मैलोरी को थोड़ा सा अपसेट पाती हैं जिसकी वजह से वो मैलोरी को एडॉप्शन का ऑप्शन दे देती है। मतलब अगर वो इस बच्चे को नहीं पालना चाहती तो ढेर सारे परिवार हैं जो उनके बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं, लेकिन मैलोरी इस चीज़ को इग्नोर करती है और उसे वॉमिटिंग होने लग जाती है। इस वजह से वो टॉयलेट चली जाती है और जेसिका को कार पे जाके वेट करने के लिए कहती है। यहाँ मैलोरी टॉयलेट से बाहर आकर के एक लेडी को देखती है जो अपना सर बार बार एक खिड़की पे पटक रही होती है जिसकी वजह से उसके सर से ब्लीडिंग होने लगती है और हॉस्पिटल के स्टाफ के कोशिश करने के बावजूद भी उनके काबू में नहीं आ रही होती है। मैलोरी इस लेडी को देख करके डर जाती है क्योंकि वो उसी को घूर रही होती है और वो वहाँ से भागना शुरू कर देती है। मैलोरी कार में आके जेसिका को बताती है कि जो चीज़ रशिया में थी वो यहाँ पे भी आ चुकी है और लोग यहाँ पे भी सुसाइड करना स्टार्ट कर चुके हैं। और इससे पहले कि जेसिका अपनी गाड़ी वहाँ से निकाले एक एम्बुलेंस जेसिका के सामने वाली गाड़ी में आके क्रैश हो जाती है। जेसिका कार हाईवे पे लेकर के आती है। मैलोरी और जेसिका ढेर सारे लोगों को अपनी जान बचा करके भागते हुए देखते हैं और इससे पहले कि ये लोग कुछ समझ पाएं ये डीमन जेसिका के सामने आ जाता है और जेसिका हिप्नोटाइज होकर के अपनी कार क्रैश करा देती है। कार पलट जाती है। जेसिका और मैलोरी को छोटी मोटी चोटें आई हुई होती हैं, लेकिन तभी जेसिका कार से बाहर निकलती है और एक ट्रक के सामने आकर सुसाइड कर लेती है। मैलोरी को ये देख करके सदमा लगता है और उसको अब कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता। तभी सब लोगों को भागता हुआ देख मैलोरी खुद भी भागना चालू कर देती है। थोड़ी ही दूर भागने के बाद से मैलोरी को एक धक्का लगता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। तभी हम लोग डगलस नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसकी वाइफ लीडिया मैलोरी की मदद करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन जैसे ही लीडिया मदद करने के लिए आगे बढ़ती है लीडिया को उसकी माँ हवा में दिखाई देने लग जाती है जो कि 10 साल पहले ही गुजर चुकी होती है। इसका मतलब ये है कि लीडिया को भी इस डीमन ने हिप्नोटाइज कर लिया होता है और लीडिया हंसते हंसते जाके एक जलती हुई कार में बैठ जाती है और कार में एक ब्लास्ट होता है जिससे लीडिया भी मारी जाती है।
तभी टॉम नाम का एक आदमी आता है जो मैलोरी की मदद करता है और उसको सामने वाले घर में लेकर के जाता है। इस घर में और भी लोग होते हैं, जैसे कि डगलस जिसकी वाइफ लीडिया मैलोरी की मदद करने गई थी, ग्रे जिसका कि ये घर होता है, लूसी जो कि अभी कॉप की ट्रेनिंग कर रही होती है, चार्ली जो कि पास के सुपरमार्केट में काम करता है, फेलिक्स जो कि ड्रग एडिक्ट होता है, टॉम जो अभी लीडिया को घर में लेकर के आया होता है, चर्ली जो कि एक बूढ़ी औरत होती है, और इसके अलावा एक कपल और होता है जिसको अपने बेटे का कॉल आते ही उसको खतरे में पाकर के वो भी बाहर निकल जाते हैं और मारे जाते हैं। अब ये लोग पूरी तरीके से यहाँ पे फंस चुके होते हैं और धीरे धीरे इंटरनेट, सोशल मीडिया और टीवी भी काम करना बंद कर देते हैं और गवर्नमेंट इमरजेंसी लगा देती है। अब चार्ली सब लोगों को यहाँ पे बताता है कि ये दुनिया का अंत है और अलग अलग धर्म ग्रंथों के अंदर में इसके बारे में लिखा हुआ है और ये एक डिमोनिक क्रीचर है जो इस धरती पे से इंसानों को साफ करने के लिए आया होता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे मैलोरी को नाव चलाते चलाते 6 घंटे हो चुके होते हैं। मैलोरी अपने रेडियो फोन पे रिक से कनेक्ट करने की कोशिश करती है जिससे मूवी की स्टार्टिंग में वो बात करती है, लेकिन आगे से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता। मैलोरी थोड़ा सा डरी भी हुई होती है क्योंकि ये डिमोनिक क्रीचर बार बार उसके कान में उसका नाम पुकार रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग वापस पास्ट में आते हैं जहाँ पे इन लोगों इस घर में रहते हुए 3 दिन हो चुके होते हैं और अब इनके घर का राशन धीरे धीरे खत्म होने वाला होता है। यहाँ डगलस सब लोगों को ये बता रहा होता है कि अब घर का राशन खत्म होने वाला है, तभी दरवाजे पे एक नॉक होती है। दरवाजे पे ओलंपिया नाम की एक औरत होती है। कोइंसिडेंटली ओलंपिया भी प्रेग्नेंट होती है। टॉम ओलंपिया को घर के अंदर आने देता है जिससे डगलस बहुत नाराज हो जाता है। डगलस बार बार इस चीज पे जोर दे रहा होता है कि उनके पास में बहुत ही लिमिटेड राशन बचा हुआ है और उनके पास में बाहर निकलने का कोई ऑप्शन नहीं है जिससे वो बाहर जाकर के राशन लेके आए। इस बात पे ग्रे एक तरकीब लगाता है और सबको ये बताता है कि हो सकता है वो लोग अपनी नंगी आंखों से इस शैतान को ना देख पा रहे हो, लेकिन क्या पता वो लोग कैमरे की मदद से इसको देख पाएं और अगर ये तरकीब कामयाब होती है तो ये लोग बिना किसी परेशानी के बाहर जाकर के अपना राशन ला सकते हैं। सारे लोग इस बात पे असहमत होते हैं लेकिन ग्रे इस रिस्क को लेने के लिए तैयार हो जाता है। ग्रे एक मॉनिटर के सामने बैठ जाता है जो सीसीटीवी कैमरा से कनेक्टेड होता है और ग्रे को उसी चेयर से बांध दिया जाता है ताकि वो अपनी जान ना ले सके। ग्रे को कमरे में बंद करके सारे लोग नीचे चले जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं, लेकिन वही होता है जिस बात का डर होता है। ग्रे को मॉनिटर पे एक परछाई दिखती है और वो भी मारा जाता है। ग्रे की डेथ के बाद से सारे लोग सदमे में होते हैं और उनकी जो लास्ट होप होती है वो भी खत्म हो चुकी होती है। फिर रात हो जाती है और हम लोग वहाँ पे देखते हैं ओलंपिया मैलोरी से बात करने की कोशिश करती है लेकिन मैलोरी उसको इग्नोर करती है। लूसी और फेलिक्स का अफेयर चालू हो चुका होता है और टॉम और मैलोरी भी एक दूसरे के थोड़े करीब आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे मैलोरी को ये नाव चलाते चलाते 14 घंटे हो चुके होते हैं। तभी मैलोरी को नदी किनारे से एक आवाज आती है जो उसको आंखों पे से पट्टियां हटा देने को कहती है और वो कहती है कि उनके पास ढेर सारा खाना और ब्लैंकेट है, लेकिन मैलोरी सावधान हो जाती है और सेफ्टी के लिए अपनी गन निकाल लेती है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आमतौर पे तो कोई भी इंसान अगर इस डीमन को देखता है तो वो मारा जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग मरते नहीं और इस डीमन के पोजेशन में आ जाते हैं और दूसरे लोगों को अपनी आंखों की पट्टियां हटाने के लिए मजबूर करते हैं। मैलोरी का पाला पहले ऐसे लोगों से पड़ चुका होता है, इस वजह से मैलोरी अपनी पट्टियां नहीं हटाती और कुछ रैंडम गन शॉट्स फायर करती है ताकि ये वो इंसान यहाँ से चला जाए। तभी ये आदमी मैलोरी पे हमला कर देता है और मैलोरी के हाथ से गन छूट जाती है, लेकिन मैलोरी अपने आप को संभाल लेती है और एक बड़े से चाकू से उस पर हमला करती है जिससे वो मारा जाता है और मैलोरी वहां से बच के निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग वापस पास में आते हैं जहाँ पे घर के लोगों के पास में सारा राशन खत्म हो चुका होता है और अब इन लोगों के पास बाहर निकलने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचा होता। तभी चार्ली सबको ये बताता है कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पे एक सुपरमार्केट है जहाँ पे वो काम किया करता था और वहाँ की चाबी अभी भी उसके पास है, लेकिन अभी भी इनको ये नहीं पता होता कि वहाँ पे जाएंगे कैसे। जिसपे टॉम इनको ये बताता है कि घर में जो कार पार्क्ड है उसमें जीपीएस है जिससे वो लोग इजीली नेविगेट कर सकते हैं। घर के 5 लोग टॉम, मैलोरी, डगलस, लूसी और चार्ली जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और कार को ब्लैक पेंट कर देते हैं ताकि वो लोग बाहर ना देख सकें और टॉम इनको ड्राइव करके सुपरमार्केट तक लेके जाता है। यहाँ पे इन लोगों को साल भर का राशन मिल जाता है जिसमें से ये लोग जरूरत की सामान इकट्ठा करने लगते हैं। मैलोरी के यहाँ पे कुछ पेट बर्ड्स भी मिलती है जिनको वो साथ में रख लेती है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये वही बर्ड्स है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखी होती है। तभी डगलस सबको एक सुझाव देता है कि वो लोग चाहें तो यहाँ पे रह सकते हैं और साल भर तक उनको कोई भी खाने की परेशानी नहीं होगी, लेकिन मैलोरी इससे असहमत होती है। अभी बहस आगे बढ़ ही रही होती है तभी बैक डोर पे एक नॉक होता है। टॉम दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ता है। ये लोग दरवाज़ा पूरा नहीं खोलते और दरवाजे को पकड़े रहते हैं। चार्ली इस आदमी से बात करने की कोशिश करता है और उसे ये पता चलता है कि ये उसका फ्रेंड फिश फिंगर होता है, लेकिन तभी उसकी ऊट पटांग बातों से ये क्लियर हो जाता है कि फिश फिंगर भी प्रोसेस्ड है। यहाँ पे फिश फिंगर सब पे भारी पड़ने लगता है, लेकिन तभी चार्ली उसे धक्का देते हुए बाहर निकल जाता है और मारा जाता है। फिश फिंगर अभी जिंदा होता है और इसे देखते हुए सारे लोग वापस लौट जाते हैं। घर आने के बाद बाकी लोगों को भी चार्ली की डेथ का पता चलता है, लेकिन डगलस उसको बेवकूफ़ कहता है, जिसपे
मैलोरी उस पर गुस्सा हो जाती है और डगलस अपने कमरे में चला जाता है। फिर रात हो जाती है और हम डगलस और मैलोरी को साथ में विस्की पीते हुए और आपस में बात करते हुए देखते हैं, जिसमें मैलोरी डगलस पे हर बात पे डिसएग्री करती हुई दिखती है। तभी रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए लूसी और फेलिक्स वहां से कार चुरा कर भाग जाते हैं, जिसके बाद घर में केवल 5 लोग बच जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे हम लोग मैलोरी को देखते हैं। मैलोरी को अब 24 घंटे हो चुके होते हैं इस नाव पे और मैलोरी बहुत थक चुकी होती है। मैलोरी थोड़ा सा आराम करती है और फिर दोबारा नाव चलाना चालू करती है, लेकिन जैसे ही मैलोरी थोड़ा सा आगे बढ़ती है, मैलोरी की नाव नदी में फंसे हुए एक ट्रक से जाकर टकरा जाती है, जिससे बॉय पानी में गिर जाता है। मैलोरी बॉय को वापस खींचती है। बॉय पूरी तरीके से भीग चुका होता है और मैलोरी का बैग भी पानी में गिर चुका होता है, जिसकी वजह से उसे अपनी नाव किनारे लगानी पड़ती है और मैलोरी बच्चों को नाव में बिठा करके कुछ गर्म कपड़े और खाना खोजने के लिए बाहर निकल जाती है। मैलोरी को वहाँ एक कंपाउंड मिलता है, जहाँ से उसे विंड चिम्स की आवाज आ रही होती है। मैलोरी को वहाँ कुछ खाना और ब्लैंकेट्स मिल जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे डिमोनिक पावर आ जाती है और मैलोरी पे हमला कर देती है। मैलोरी वहाँ से भागने लगती है और कुछ गन शॉट्स फायर करती है, जिसको सुनकर गर्ल अपने कमर में एक रस्सी बांध लेती है और मैलोरी को खोजने के लिए निकल जाती है। गर्ल को वहाँ मैलोरी तो नहीं मिलती, लेकिन डिमोनिक शैडो गर्ल के सामने जरूर आ जाती है। इससे पहले कि ये डिमोनिक पावर गर्ल के ब्लाइंडफोल्ड्स को हटाती, मैलोरी जोर से गर्ल के कमर में बंधी हुई रस्सी को खींचती है और उसको बचा लेती है। मैलोरी गर्ल को खूब डांटती है और उसके बाद वहां से बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम वापस पास्ट में आते हैं, जहाँ पे ओलंपिया एक ग्रे नाम के आदमी को घर में आने देती है, जिसकी वजह से डगलस नाराज हो जाता है और ग्रे पे बंदूक तान देता है और उसे घर से बाहर निकलने के लिए कहता है। लेकिन तभी डगलस के पीछे से चार्ली आ जाती है और उसके सर पे मार के बेहोश कर देती है, जिसके बाद टॉम डगलस को गैराज में बंद करके आ जाता है। थोड़ी देर में ओलंपिया को लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है और जिसके जस्ट बाद मैलोरी को भी लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। चार्ली और टॉम दोनों को फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाते हैं, जहाँ पे ओलंपिया एक बेटी को और मैलोरी एक बेटे को जन्म देती है। नीचे गैरी कुछ डीमंस की ड्राइंग निकाल करके टेबल पे रख देता है और बर्ड्स को फ्रीजर में मरने के लिए डाल देता है और डगलस ये सब गराज से देख रहा होता है। गैरी करके सारी खिड़कियों पे से पर्दे हटा देता है और गराज के बाहर वाला गेट खोल देता है ताकि डगलस भी मारा जाए। तभी टॉम वहां आ जाता है और गैरी टॉम के सिर पे कुछ मार के उसे बेहोश कर देता है। गैरी यहाँ से ऊपर चला जाता है, जहाँ पे ओलंपिया और मैलोरी होते हैं और घर की सारी खिड़कियों पे से पर्दा हटा देता है, जिससे ओलंपिया बाहर देख लेती है और हिप्नोटाइज हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि ओलंपिया सुसाइड करे, मैलोरी उससे उसकी बेटी को ले लेती है, जिसके बाद ओलंपिया खिड़की से कूद कर जान दे देती है। गैरी चार्ली की आंखें भी जबरदस्ती खोल देता है, जिसके बाद चार्ली खुद ही अपनी गर्दन पे सीजर से मार लेती है। अब गैरी मैलोरी की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी वहां डगलस आ जाता है और वो गैरी के कंधे पे गोली चला देता है। लेकिन गैरी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो डगलस को लेकर के नीचे वाले फ्लोर पे कूद पड़ता है और डगलस को मार देता है। तभी टॉम होश में आ जाता है और इससे पहले कि गैरी उसको मार दे, टॉम गैरी को मार देता है। अब टॉम और मैलोरी साथ साथ हस्बैंड और वाइफ की तरह रहने लगते हैं और बच्चों को साथ में बड़ा करते हैं, जिसमें टॉम एक अच्छा पिता साबित होता है। और यहाँ एक चीज और क्लियर हो जाती है कि गर्ल मैलोरी की नहीं, ओलंपिया की बेटी होती है और मैलोरी गर्ल को बचा लेती है, क्योंकि उसने ओलंपिया को वादा किया होता है कि अगर ओलंपिया को कुछ हो गया तो मैलोरी उसकी देखभाल करेगी। अब मैलोरी और टॉम को साथ साथ 5 साल हो जाते हैं, बच्चे भी बड़े हो चुके होते हैं और ये लोग रेडियो पे हमेशा कोशिश करते रहते हैं ताकि दूसरे लोगों से कॉन्टेक्ट हो पाए, लेकिन कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आता। ऐसे ही रात को टॉम को रिक नाम के आदमी का रेडियो ट्रांसमिशन आता है, जिसमें रिक टॉम को बताता है कि वो लोग एक सेफ जगह पे रहते हैं और उनके जैसे और भी लोग वहाँ पे हैं। टॉम रिक को अपनी लोकेशन बताता है। उसके बाद रिक टॉम को बताता है कि उन लोगों को रिक तक पहुँचने के लिए नदी के रास्ते आना होगा, जिनमें उन्हें 2 दिन लगेंगे और लास्ट में उनको रैपिड्स भी पार करने होंगे। रैपिड्स को पूरा करने के बाद उन्हें बर्ड्स की साउंड्स की डायरेक्शन में जाना होगा, जो उन्हें रिक के कंपाउंड के पास लेके आएंगे। मैलोरी को ये एक ट्रैप लगता है और मैलोरी इस जगह पे जाने से मना कर देती है, लेकिन टॉम को अभी भी विश्वास होता है कि रिक ने जो जगह बताई है वो एक सेफ प्लेस है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टॉम, मैलोरी और बच्चे खाने और कपड़ों की तलाश में घर से कुछ दूर आते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं और उन पे हमला कर देते हैं। ये लोग वही मेंटली डिस्टर्ब लोग हैं जिनके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। टॉम मैलोरी को कहता है कि अगर वो 15 मिनट में वापस नहीं आया तो वो बच्चों को लेकर के नदी के रास्ते रिक की कम्युनिटी के पास चली जाएगी, और ये कह के मैलोरी को पीछे के रास्ते से बाहर निकाल देता है। टॉम ब्लाइंडफोल्ड पहले में बाहर आता है और सबको वापस लौट जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी ये लोग मैलोरी और बच्चों को देख लेते हैं। तभी टॉम मैलोरी और बच्चों को बचाने के लिए फायरिंग करता है और क्रॉस फायरिंग में उसको भी एक गोली लग जाती है। टॉम अपने ब्लाइंडफोल्ड हटा देता है और बाकी लोगों को मार देता है, लेकिन उसमें से एक आदमी बच के मैलोरी के पीछे जाने लगता है। टॉम उसके पीछे जाता है, लेकिन तभी वो डिमोनिक शैडो वहाँ पे आ जाती है और टॉम उसको देख लेता है। लेकिन इससे पहले कि टॉम खुद को गोली मारे, टॉम उस आखिरी आदमी को गोली मार देता है जो मैलोरी के पीछे जा रहा होता है।
फिर टॉम खुद को भी गोली मार लेता है और यहीं से हमारी मूवी की स्टार्टिंग होती है। आते हैं मूवी के करंट सीन पे। मैलोरी को नदी में 42 घंटे हो चुके होते हैं और अब रैपिड्स आने वाले होते हैं। यहाँ मैलोरी बच्चों को बताती है कि बॉय और गर्ल में से किसी एक को अपनी आंखों की पट्टी हटानी होगी और मैलोरी को रास्ता बताना होगा ताकि वो लोग सेफली किनारे पहुंच सके। ये मूवी का सबसे इमोशनल सीन होता है क्योंकि यहाँ पे मैलोरी को डिसाइड करना होता है कि किसको ब्लाइंडफोल्ड हटाना है और यहाँ पे ब्लाइंडफोल्ड हटाने का मतलब होता है जान गंवाना, और ये बात बच्चों को भी अच्छे से पता होती है। लेकिन मैलोरी अपना मन बदल लेती है और डिसाइड करती है कि कोई अपने ब्लाइंडफोल्ड्स नहीं हटाएगा और सब भगवान भरोसे छोड़ दिया जाएगा। आगे रैपिड्स आते हैं और कुछ दूर जाने के बाद से मैलोरी की बोट पलट जाती है। बॉय रैपिड्स के बीच में एक बड़े पत्थर को पकड़ लेता है और गर्ल किनारे पर पहुंच जाती है। यहाँ मैलोरी की ट्रेनिंग काम आती है जो उसने बच्चों को अलग अलग आवाज क्रिएट करने और पहचानने के लिए सिखाई होती है। बॉय मैलोरी मैलोरी पुकारता है जिससे मैलोरी पहले बॉय को बचाती है और गर्ल के पास एक साइकिल की रिंग होती है जो बजाती है जिससे मैलोरी गर्ल के पास पहुंचती है। मैलोरी गर्ल और बॉय को लेकर के बर्ड्स की साउंड की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी वो डिमोनिक पावर मैलोरी को कभी जेसिका, कभी ओलंपिया, कभी डगलस और कभी टॉम की आवाज में बुलाने लगती है ताकि वो अपनी ब्लाइंडफोल्ड हटा दे। मैलोरी बच्चों को लेकर के भागने लगती है, लेकिन तभी एक लकड़ी में पैर फंसने से मैलोरी गिर के बेहोश हो जाती है। मैलोरी वहां से लुढ़कते हुए थोड़ा नीचे गड्ढे की तरफ चली जाती है जिसके वजह से बच्चे मैलोरी से अलग हो जाते हैं। बॉय और गर्ल मैलोरी को खोजने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाते हैं, लेकिन मैलोरी तभी जाग जाती है और अपने बच्चों को खोजना शुरू कर देती है। यहाँ ये डिमोनिक पावर खूब कोशिश करती है कि वो बच्चों की आंखों से ब्लाइंडफोल्ड हटा ले, लेकिन मैलोरी ऐसा होने नहीं देती और वो बच्चों को लेकर के पूरी ताकत से बर्ड्स की साउंड की डायरेक्शन में भागती है जहाँ उसे एक गेट मिलता है और उसको घर के अंदर खींच लिया जाता है जिससे वो बच जाती है। यहाँ मैलोरी को रिक मिलता है। रिक एक ब्लाइंड पर्सन होता है और ये कंपाउंड एक ब्लाइंड बच्चों का स्कूल होता है जिसका नाम जेनेट टकर स्कूल फॉर ब्लाइंड होता है। रिक मैलोरी को कंपाउंड में लेके जाता है जहाँ पे और भी ढेर सारे लोग होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि कंपाउंड की छत एक फेंस से बनी होती है जहाँ पे ढेर सारी चिड़िया होती है। यहाँ मैलोरी बर्ड्स को बॉक्स से फ्री कर देती है। तभी मैलोरी को वहाँ डॉक्टर लैपहम मिलती है जो बच्चों से उनका नाम पूछती है और पहली बार मैलोरी बच्चों को उनका नाम देती है, गर्ल को ओलंपिया और बॉय को टॉम, और पहली बार बच्चे दूसरे बच्चों को साथ में खेलने जाते हैं। एंड मूवी एंड्स हियर। ये मूवी आपको एक बहुत अच्छा थ्रिलर एक्सपीरियंस देती है और थ्रू आउट ये मूवी आपको कहीं भी बोर नहीं करती। मेरा सजेशन है ये मूवी आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए जो कि नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं नेक्स्ट कौन सी मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन आप देखना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।